Hello everyone. I'm Soham Parmar. I'm currently pursuing BS Physics in IIT Kanpur. I'm currently in my second year. तो जेई के बारे में जेई के बारे में बताऊँ तो मैंने सबसे पहले आईआईटी के बारे में सुना था व्हेन आई वाज इन क्लास 6th और 7th। तब मेरी स्कूल से जो पहले आईआईटीएन निकले थे उन्होंने 26 जनवरी को अपने जेई जर्नी के बारे में बताया था। तो तब मैं इंस्पायर्ड हुआ आईआईटी ज्वाइन करने के लिए। एंड उसके बाद फिर तब तो बस सुना था कि हाँ आईआईटी होता है, उसके लिए एग्जाम होता है जेई का। यू हैव टू क्लियर इट टू गेट इनटू आईआईटी ऑफ योर चॉइस। तब कुछ पता नहीं था कि क्या रैंक चाहिए होती है, कौन से आईआईटी के लिए, कौन सी ब्रांच के लिए। तो तब कुछ इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। फिर तब मैंने फिर 9th 10th जो होता है वो एक फाउंडेशन स्टोन होता है आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए। तो वो 2 साल काफी इम्पोर्टेंट लेयर सेट करता है आपकी आगे की 11th 12th की पूरी जर्नी के लिए। तो तब मुझे एक स्कूल से बेनिफिट ये था कि वो जो एग्जाम्स कंडक्ट कराते थे अलग अलग ओलंपियाड्स के हो गए, तो उससे काफी मुझे हेल्प मिली कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें टाइम मैनेज टाइम मैनेज करना चाहिए। और एक और गुजरात में ये एग्जाम रहती थी जीके आईक्यू की। तो उसके थ्रू मुझे ये नेगेटिव मार्किंग का एक्सपीरियंस मिल गया कि अ, जो क्वेश्चन नहीं आता उसे छोड़ देना चाहिए। और तो और उसमें एक और चीज सबसे बढ़िया ये थी कि वहां पे 4 ऑप्शंस के अलावा फिफ्थ ऑप्शन भी होता था। अगर चारों गिवन ऑप्शंस क्वेश्चन में गलत है तो आपको वो फिफ्थ ऑप्शन टिक करना है। अगर आपने वो चार में से कोई एक टिक किया तो दैट्स एब्सोल्युटली जीरो प्रोबेबिलिटी कि आपको कोई मार्क मिलेगा, आपको वो फिफ्थ ऑप्शन ही टिक करना है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्स के थ्रू मेरा जो कह सकते हैं कि जेई के लिए आई वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड उन एग्जाम्स के थ्रू। फिर आता है 10th क्लास जब मैंने एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो एक तो ये था कि मैं गुजरात बोर्ड में था तो मेरे पास थी तब। तो फर्स्ट स्टेज में तो ऑब्वियसली स्टेट बोर्ड की बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो फर्स्ट स्टेज तो इजीली क्लियर हो गया। फिर आता है सेकंड स्टेज। तो तब ये हुआ था एनटीएससी में कि वो सीट्स डबल कर रहे थे हर स्टेट से, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट से। तो गुजरात की भी डबल होने वाली थी। तो हमारी एग्जाम्स पोस्टपोन हो गई। वो मई अप्रैल मई के अराउंड शायद होती है, उसकी जगह पे जून में हुई थी, 16 जून के अराउंड कुछ हुई थी। तो तब फिर एक तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, मैंने एनसीईआरटीज भी देख ली। बट तब फिर जो वो एनटीएससी का स्टेज 2 का जो फाइनल एग्जाम था वो मेरा बहुत अच्छा नहीं गया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो कुछ भी नहीं है जो मैंने कंपटीशन एक्सपेक्ट किया था एट दैट टाइम। फिर मैंने सोचा कि ये तो सिर्फ एनटीएससी थी, जेई का लेवल, एनटीएससी का लेवल अगर इधर है तो जेई का लेवल इधर होगा। तो उसलिए इसलिए फिर 11th में मैंने सोच लिया कि हाँ अब से बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी फिर जेई जैसा एग्जाम क्लियर होगा। एट द सेम टाइम मेरा इंक्लिनेशन रिसर्च की तरफ जा रहा था। तो तब मेरे दिमाग में आईआईटी जाने का कोई बहुत बड़ा प्लान तो था नहीं कि हाँ ये आईआईटीज है, मुझे इनमें ये ब्रांचेस अच्छी लग रही है। तब मेरा फिजिक्स में थोड़ा रिसर्च की तरफ इंक्लिनेशन था, तो आई वाज थिंकिंग अबाउट आईएएससी और आईसेल्स। सो उनके लिए केवीपी आईएएससी के लिए केवीपीवाई एग्जाम होती थी जो इस साल लास्ट ईयर ही शायद बंद हो गई। और आईएसएल्स के लिए एक आईआईटी आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम होता था। ऑल्सो एट दैट टाइम मुझे नाइसर के बारे में नहीं पता था, तो मैंने नेस्ट नहीं दिया था। तो 11th की अगर मैं बात करूँ तब मैं कोई कोचिंग भी नहीं की थी मैंने, और रेगुलर स्कूल शेड्यूल फॉलो किया था। और 11th मेरा था 2019 में, और 2020 में 12th विच वाज ऑनलाइन कोविड के टाइम पे। तो हाँ 11th में फिर वही रेगुलरली मैं जो एनसीईआरटी फॉलो करता था। अगर सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करूँ तो मैथ्स को मैं रेगुलरली अराउंड 2 घंटे देता था।
केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों को एक एक घंटे अप्रोक्सीमेटली दिन का। तो हाँ, ये 4 घंटे मेरे सेल्फ स्टडी आवर्स थे। और अगर डेली शेड्यूल बताओ तो सुबह मेरी स्कूल होती थी सुबह 7 बजे से 1 बजे तक। और फिर 1 से 2 या 2:30-3 बजे तक मेरा लंच का टाइम और आराम करने का टाइम रहता था। फिर उसके बाद से 2:30 या 3 बजे से लेके 4 बजे तक कुछ रिवीजन या स्कूल का होमवर्क हो वो कर लेता था मैं। फिर 4 से 6 कुछ या तो स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास हो गई, या मे भी कोई यूट्यूब पे मैंने लेक्चर देख लिया जो भी जेई या जेई के रिलेटेड। हाँ, एक और ये पॉइंट कि जो आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट जो मेरा एम था केवीपीवाई और जेई, तो वो मतलब जेई से सिलेबस उनका कोरिलेटेड ही है काफी, तो ज्यादा कुछ चेंज सिलेबस में तो फर्क था नहीं। तो बस वही जेई के लेक्चर्स देख लेते थे जो यूट्यूब पे मिल जाए, जो अवेलेबल हो। और ये हो गया 4 से 6। फिर 6 से 7 रिफ्रेशमेंट टाइम रहता था। या तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, या फिर बस ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ बाहर कहीं घूम लिया थोड़ा, या कुछ खेल लिया 6 से 7 या 7:30 तक, मैक्सिमम 8 बजे तक। फिर हाँ, 8 से 9 के बीच डिनर हो गया। उसके बाद 9 से 12 मेरा फिक्स रहता था सेल्फ स्टडी का। तो ये 9 से 12 का एक टाइम इंटरवल हो गया रात को, और एक 3 से 4 के बीच हो गया। ये 9 से 12 और 3 से 4, ये 4 घंटे मेरा सेल्फ स्टडी का शेड्यूल रहता था। तो ये चलता रहा 2020 तक, जब तक कोविड नहीं आया था। तो अराउंड दिसंबर 2019 या जनवरी 2020 तक मैंने एनसीईआरटी खत्म कर ली थी 11th की। और फिर मैंने अपने आप ही खुद से 12th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर ली थी। बेसिकली 12th स्टार्ट हुआ उसके 2 महीने पहले से, 2-3 महीने पहले से। और तो इसका एक मुझे बेनिफिट ये मिला कि मैंने जनवरी तक मैंने अपनी एनसीईआरटी खत्म कर ली थी, तो रिवीजन के लिए मेरे पास टाइम बढ़ गया। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कब तक फिनिश करते हो, बट हाँ, मार्च तक आपकी 11th की एनसीईआरटी हो जानी चाहिए, प्रोवाइडेड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड मई, जून और जुलाई, ईयर बिफोर। तो इस हिसाब से मेरे पास तो काफी टाइम था 11th रिवाइज करने का बीच में। तो ये एक मुझे अर्ली बेनिफिट मिल गया। ऑल्दो अर्ली बेनिफिट बहुत ज्यादा तो नहीं है 3 महीना देखे तो, बट हाँ, इट प्लेज ए ह्यूज इम्पैक्ट व्हेन इट कम्स टू रिवाइजिंग द कंसेप्ट। तो पूरा 11th रिवाइज करने में अगर आपको 1-2 महीने भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात होती है। फिर जनवरी और फरवरी में मैंने वही 12th की एनसीईआरटी की थी, और थोड़ा थोड़ा मैं साथ में 11th का रिवाइज करते रहता था। और फिर जब मार्च का टाइम आया, तब स्कूल में एनुअल एग्जाम शुरू हो गई थी मेरी 11th की। बस एक आखिरी पेपर बचा था फिजिक्स का, उसके पहले ही ये कोविड का लॉकडाउन आ गया। पहले जो इनिशियल 15 दिन का आया था, फिर वो एक्सटेंड हो गया था। तो तब जब वो लॉकडाउन शुरू हुआ, तो तब मैंने सोचा कि अब टाइम आ चुका है लेवल अप करने का। तो एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए। तो बाकी जो जेई की स्टैंडर्ड बुक्स रहती है, वो मैंने साथ में फॉलो करना शुरू किया। एक प्रॉब्लम तो ये थी कि तब मतलब लॉकडाउन था, तो आ, ये बुक्स मैं खरीदता कहाँ से, और तो और मैं रूरल एरिया से हूँ, तो वहाँ पे बुक्स अवेलेबल थी नहीं इतनी। बस यही ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता था, और वो भी कोविड की वजह से तब तो बंद था। तो मैंने जो बुक्स अप्रैल में ऑर्डर की थी, वो डिलीवरी मुझे मिली जून जुलाई के आसपास। तो 2-3 महीना फिर मेरे पास एनसीईआरटी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो तब मैंने अच्छे से 11th की एनसीईआरटी भी रिवाइज कर ली, और 12th की एनसीईआरटी भी मैं अराउंड 40% जितनी कंप्लीट कर चुका था। ये हाँ, मई या जून 2020 के आसपास तक। तो ये एक मेरा फायदा इसमें ये हो गया कि 11th का मेरा पूरा रिवीजन हो गया अच्छे से 3-4 महीने। और तो और 12th भी मैं 30-40% कंप्लीट कर चुका था। और उस टाइम पे जब लोग एक्चुअली स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्व करना, एनसीईआरटी यूज करना 12th की, तो एक तरह से बहुत मतलब काफी ज्यादा मैं कुछ लोग मतलब एक पर्टिकुलर कंपटीशन से तो आगे निकल ही चुका था इस टाइम तक। फिर
धीरे धीरे कुछ नॉर्मलाइज होने लगा, बट स्टिल स्कूल्स बंद थी। तो लॉकडाउन के टाइम पे मेरा शेड्यूल था कि सुबह मतलब 3 घंटे स्कूल की क्लासेस रहती थी, 3 या 4 घंटे। और उसके साथ उसके बाद मतलब 12 बजे के बाद फिर मैं फ्री हो जाता था पूरे दिन के लिए। तो एक को 12 से 4 मेरा 12 से मतलब 12 बजे मैं लंच कर लेता था, और 1 से 4 बजे तक फिर मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम रहता था। तो उस 1 से 4 के बीच मैंने एक तो ये सोचा था कि जो जेई का एग्जाम भी होगा वो दोपहर का शिफ्ट अगर हुआ तो 2 से 5 के बीच होगा, और जो सुबह की शिफ्ट रहती है वो 9 से 12 वाली रहती है, समथिंग अराउंड 9 to 12। तो 9 to 12 तो मेरे स्कूल आवर्स रहते थे, तब मैं कुछ उस हिसाब से कर नहीं सकता था। तो जो ये और 2 से 5 की जगह मैं 1 से 4 करता था, क्योंकि तब तो वैसे भी टाइम था एकदम। जेई तो जेई मतलब कोई एग्जाम होने भी वाली है, उसकी भी कोई प्रोबेबिलिटी थी नहीं तब। तो तब ये 1 से 4 में क्वेश्चन सॉल्व करता था, ताकि वो जो 3 घंटे है वो मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ऑप्टिमाइज हो जाए, कि मेरे ब्रेन को पता हो कि इस टाइम पे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ऐसे भी नहीं कि मैं जो पहले क्वेश्चंस कर लिए वही क्वेश्चंस फिर से मतलब कुछ रिवाइज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं नए क्वेश्चन सॉल्व करने जाता था। और तो काफी इंटरनेट पे भी रिसोर्सेस मिल जाते हैं फ्रीली अवेलेबल, तो वो भी यूज कर सकते हो उसमें। बस हाँ, ये क्वालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ प्रीवियस ईयर से भी काम नहीं चलेगा कि आप शुरुआत से लेके अब तक बस प्रीवियस ईयर लगा रहे हो। जो स्टैंडर्ड बुक्स रहती है, मेरे पास तो थी नहीं, जो तब उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। तो इंटरनेट पे जो मिल जाता था बस उसी से वो सॉल्व कर लेते थे। टेलीग्राम पे काफी कुछ मिल जाता है अभी। तो वो यूज किया था उस टाइम पे। फिर और फिर अराउंड नवंबर अक्टूबर नवंबर 2020 तक मैंने ट्वेल्थ की एनसीईआरटीज भी खत्म कर ली। तो अब मेरे पास बचा क्या, बस जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, और एक ट्वेल्थ का रिवीजन करना है, 11th का भी रिवीजन करना है, जो कि मैं मतलब बहुत टाइम हुआ नहीं था मेरे लास्ट रिवीजन से। तो एक तो ये हो गया कि अक्टूबर नवंबर तक मैंने अगर टोटल जेई का सिलेबस कवर कर कितना कवर हुआ ये देखे, तो एक तो मेरी एनसीईआरटी सारी खत्म हो गई थी। और तो और 11th का मैंने एटलीस्ट 5 से 6 बार तब तक रिवीजन कर लिया था। ट्वेल्थ मैंने पूरा खत्म कर लिया था अक्टूबर नवंबर 2020 तक, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी। तो फिर नवंबर एज्यूमिंग नवंबर 2020 चल रहा है अभी। और उस टाइम पे भी मेरी स्कूल्स तो तब स्कूल्स बंद थी, गुजरात में तो बंद थी मतलब। तो काफी फिर भी मतलब ये सेल्फ स्टडी का टाइम मिल चुका था। और जो दूसरा देखे कि तब तक एग्जाम कब होगी ये भी किसी को पता नहीं था। जो एक्सपेक्टेड बातें हम सुन रहे थे वो था कि जनवरी के बाद ही होना है। तो मेरे पास एक नवंबर का महीना हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गई, ये 3 महीने मेरे पास पूरे रिवीजन के लिए बचे हुए थे। तो मैंने तब एक प्लान बनाया रिवीजन का, कि ये टॉपिक्स मेरे वीक है इस सब्जेक्ट में। तो जैसे कि फिजिक्स में हो गया, एक तो रोटेशनल फिर भी काफियों को वीक लगता है एंड तक। तो रोटेशनल के लिए मैंने स्पेसिफिक 2 हफ्ते निकाल के रखे थे, कि हाँ इस 2 हफ्ते में मुझे सेंटर ऑफ मास रोटेशन, ये सब ऐसे जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो इन 2 हफ्ते में खत्म करना है, 11th के डिफिकल्ट टॉपिक्स। और उसी के साथ साथ 11th के मैथ्स में कोनिक सेक्शंस थोड़ा मेरा वीक था। और मैंने लॉगरिथम ऑल्दो टच नहीं किया था, क्योंकि वो गुजरात बोर्ड में था 9th 10th में हमें। तो बहुत ज्यादा मुझे उसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो मैंने एंड के लिए छोड़ के रखा था। ये मैथ्स के टॉपिक्स हो गए। और केमिस्ट्री की मैं अगर बात करूँ, तो केमिस्ट्री में 11th में थोड़ी ऑर्गेनिक मेरी वीक थी। और इनऑर्गेनिक फिजिकल मेरी अच्छी जा रही थी एक्सेप्ट फॉर इक्विलिब्रियम। तो केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम हो गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। तो ये 2 हफ्ते में मैंने ये वीक टॉपिक्स जो थे मेरे, वो मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिए, अच्छे से जो भी डाउट्स थे वो भी क्लियर कर लिए अपने टीचर्स से। और उसके बाद अभी ये दिसंबर का टाइम चल रहा था फिर। तो तब फिर मैंने धीरे धीरे जो एक तब ऐप भी लॉन्च हुआ था एनटीए का मॉक टेस्ट के लिए।
तो उसके थ्रू मैं मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। और तब मेरा फिर और हाँ, 31 जनवरी को KVPY भी थी। तो जनवरी के लिए फिर मैंने रिवीजन शेड्यूल सेट कर लिया था अपना कि 2 से 3 वीक्स में 12th रिवाइज करूंगा, एक वीक में 11th रिवाइज करूंगा। और एक दो दिन एग्जाम जैसे 31 को है, हाँ, तो 29 30 जैन को आराम कर लिया, और कुछ एक दो टॉपिक्स जो दिमाग में है वो एक बार देख लिए। तो इस हिसाब से मैंने जनवरी भी प्लान कर लिया था पहले से ही, दिसंबर में प्लान कर लिया था। और उस हिसाब से फिर ये आ, मेरी जर्नी आगे बढ़ी। और हाँ, एक इसका मुझे ये बेनिफिट भी हुआ कि जो रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, उसमें मुझे अपने वीक कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा अच्छे से पता चले कि आपको जितना ज्यादा रिवीजन का टाइम मिलता है, आपको अपनी वीकनेस उतनी ही ज्यादा पता चलती जाती है। तो एक ये बेनिफिट तो हो गया। फिर जब KVPY का एग्जाम आया, तो उसमें जो फिजिक्स का उस टाइम पेपर आया था, एसएक्स फिजिक्स का पेपर 2021, वो काफी डिफिकल्ट पेपर था। तो तब अगर मान लो ऐसा ही सिमिलर पेपर जेई एडवांस में आ जाता है फिजिक्स के लिए, तो वो उसे स्कोर करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि हाँ, अब फिजिक्स के लिए थोड़ी ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तब मेरा फिजिक्स वीक चल रहा था, मैथ्स ठीक ठाक था, केमिस्ट्री अच्छा जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, अब फेब्रुवरी में मैं फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगा। और जब ये मेरा KPY खत्म हुआ, तब तक जे जे मेंस की भी डेट्स आ चुकी थी। और तब ये डिसाइड किया था एनटीए ने कि जे मेंस वो 4 बार करवाएंगे। तो फेब्रुवरी मार्च अप्रैल में उन्होंने इनिशियली डिसाइड किया था। फेब्रुवरी में जब जेई मेंस मेरा आया था 26 फेब को, लास्ट डे, लास्ट सेशन था। तो उसका भी एक मुझे फायदा मिला कि एक तो एग्जाम डिफिकल्ट आ गया था, तो उसमें फिर परसेंटाइल लाना इजी हो जाता है। जेई मेंस में अगर आपका एग्जाम डिफिकल्ट हो, आपका सेशन डिफिकल्ट आ जाए, तो मेरा लास्ट डे लास्ट सेशन था जो डिफिकल्ट आ गया, तो एक उसका फायदा मिल गया। और तो और जो पहले के एग्जाम्स हुए उनके उसके यूट्यूब पे ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड हो जाता है। तो वो मैं तब देखता रहता था आखिरी के दिनों में। उन आखिरी 3 4 दिनों में कुछ खास रिवीजन किया नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जैन से मेरा रिवीजन जो चल रहा था वो कंटिन्यू था। और फिर बाद में मुझे फरवरी का भी ये कुछ टाइम मिल गया। और आखिर के दिनों में बस वही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे, और अच्छे से रेस्ट लिया था, क्योंकि एग्जाम सेंटर भी मेरा करीब 80 90 किलोमीटर दूर था। तो हाँ, वो फरवरी सेशन हो गया। तब एज एक्सपेक्टेड मैंने केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म किया, मैथ्स में भी अच्छा परफॉर्म किया, बट फिजिक्स जो मेरा वीक था उसमें मैं रिलेटिवली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो उसकी वजह से मेरी ओवरऑल परसेंटाइल भी बहुत अच्छी नहीं हुई थी। बट हाँ, टिल देन मेरा आईआईटी आने का भी कोई प्लान नहीं था, जैसा मैंने पहले बताया। तब भी मैं आईएसी और आईसेल्स के बारे में ही सोच रहा था। तो मैंने जेई रिजल्ट पे फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया। बस ये देखा कि मुझे अपना फिजिक्स थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर आता है मार्च अटेम्प्ट। तो मार्च की एग्जाम थी मेरी, आई गेस अराउंड 17th या 18th मार्च को मेरा एग्जाम था जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट। तो अ, वो जो 26 फेब से लेके 18th मार्च के बीच का विंडो था, तब मैंने फिजिक्स पे थोड़ा और ज्यादा फोकस किया, क्योंकि तब पता था कि अब अगर मैं इसे इम्प्रूव नहीं कर पाया तो बाद में मेरे पास कम टाइम बचेगा इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि बाद में फिर थोड़ा जेई एडवांस की तरफ पे शिफ्ट होना था। क्योंकि जेई एडवांस तो एक ऐसा एग्जाम है कि उसके थ्रू ऑलमोस्ट हर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, चाहे वो आईएससी हो गया या आईसेल्स हो गए अपने। तो वो तो एक टारगेट था ही, अल्टीमेट टारगेट। तो इसलिए फिर मार्च सेशन तक मुझे अपना जेई मेंस तक का जो भी है वो एकदम अच्छे से क्लियर करना था। तो तब मैंने फिजिक्स पे और ज्यादा ध्यान दिया। मैं दिन के फिजिक्स को करीब 3 से 4 घंटे दे रहा था तब। और मैथ्स और केमिस्ट्री को टोटल मिला के भी मैं 5 या 6 घंटे ही दे रहा था। इस हिसाब से फिर कंटिन्यू रखा मैंने मार्च तक। और तब मैंने देख लिया कि हाँ, मार्च में फिर जब रिजल्ट आया, तब मेरे फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट आ गई।
वो मैथ्स और केमिस्ट्री के साथ साथ चलने लगा। और फिर उसके बाद अप्रैल का सेशन आने वाला था, तब फिर से ये कोविड की सेकेंड वेव आ जाती है, तो लॉकडाउन लग जाता है। तो फिर से थोड़ा ज्यादा टाइम मिलने लगता है क्योंकि स्कूल्स बंद हो गई। और तो और बोर्ड एग्जाम्स भी तब कुछ शेड्यूल आया नहीं था, तो 2-3 महीने तक तो कोई एग्जाम होने नहीं वाली थी, ना ही जेई होने वाली थी, ना ही बोर्ड एग्जाम। तो उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट की भी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। तो मैं ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन जेई मेंस का एक मॉक टेस्ट दे देता था। और एक मॉक टेस्ट मैं मतलब 2 या 3 हफ्ते में बीच में एक मॉक टेस्ट जेई एडवांस का दे देता था, मतलब दोनों पेपर मतलब। इस हिसाब से फिर अप्रैल जा रहा था। और तब मतलब मेरा ऑलमोस्ट रिवीजन हो चुका था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तीनों में। बस हाँ, कुछ जो थोड़े बहुत वीक टॉपिक्स हो गए, कुछ ट्वेल्थ की इनऑर्गेनिक में कुछ वीक टॉपिक्स थे, और क्वालिटेटिव एनालिसिस थोड़ा बाकी था मेरा। फिर मैथ्स में देखिए थोड़ा कैलकुलस मेरा वीक चल रहा था, इंटीग्रल कैलकुलस, तो उसकी प्रैक्टिस मुझे करनी थी। और फिजिक्स में एकदम अच्छा कर चुका था तब तक, उसमें कुछ खास मेरा रिवीजन बचा नहीं था, बस प्रैक्टिस ही करनी थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे फिर से शिफ्ट किया कि अब केमिस्ट्री मैथ्स के जो वीक टॉपिक्स हैं उनको टाइम देना है, और बाद में बाकी की चीजें करनी है। और फिर धीरे धीरे मैं इरोडो भी स्टार्ट कर दिया था तब फिजिक्स के लिए, क्योंकि रिवीजन तो हो चुका था, बस प्रैक्टिस करनी थी। इरोडो में मैंने तब ये बस मतलब केटीजी हीट थर्मोडायनेमिक्स ऐसे 3-4 टॉपिक्स ही किए थे, थोड़ा बहुत फ्लूइड्स किया था। और बाकी जनरली मैंने फिजिक्स के लिए अगर बुक्स बताओ तो मैंने फिजिक्स के लिए शुरुआत में ऑल्दो मैंने एच सी वर्मा ली थी, बट बाद में वो मैं बस थियरी के लिए यूज करता था। और फिर डीसी पांडे मैंने ज्यादा यूज की थी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। और केमिस्ट्री में फिजिकल मतलब ज्यादातर मैंने एनसीईआरटी फॉलो की थी। और इनऑर्गेनिक के लिए मैं जेडीली यूज कर लेता था, फिजिकल के लिए नरेंद्र अवस्थी के वो चैप्टर्स ही किए थे जो मेरे वीक चल रहे, मतलब जिसके क्वेश्चंस मैं इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहा था, बस वो चैप्टर्स किए थे। हाँ, लेवल लेवल 2 मैंने ज्यादा किया था, लेवल 1 भी नहीं, बस लेवल 2 के क्वेश्चंस किए थे। लेवल 3 उसमें मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे तब। और ऑर्गेनिक में भी जनरली एनसीईआरटी हो गई, और मतलब जो स्टैंडर्ड मटेरियल रहता है वही यूज किया था। एम एस चौहान मैं सॉल्व करने जा रहा था, बट मुझसे समहाउ वो एम एस चौहान के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं हुए थे ऑर्गेनिक। तो तब मुझे लगा कि ऑर्गेनिक के लिए कुछ अलग से भी प्रैक्टिस करनी होगी, बट स्टिल एम एस चौहान के क्वेश्चंस मैं तब नहीं कर पा रहा था। ये था अप्रैल 2021 का टाइम। तब भी मैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस इतने अच्छे से नहीं करवा रहा था। तो ऑर्गेनिक का रिवीजन फिर मैंने इसलिए थोड़ा बढ़ा दिया टाइम, आई मीन ऑर्गेनिक को मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देने लगा था। और उसके बाद फिर ये आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट की भी डेट्स रिलीज हो गई थी कि वो होना था 17 समवेयर अराउंड 17 सितंबर। और जेई एडवांस भी उस टाइम पे उसी के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग। बट मेंस के भी 2 अटेम्प्ट तो एक तो बाकी थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लगाने लगते हैं। तो मई के महीने में मैंने आंसर एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। और फिर तब ये जेई मेंस के बाकी 2 अटेम्प्ट्स की भी डेट्स आ गई थी। तो इसलिए फिर मैंने अपना फोकस फिर से थोड़ा जेई मेंस की तरफ कर दिया मई के एंड में आते आते। और तब बस उस टाइम पे मैं सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा था, जुलाई मई के एंड और जुलाई जब स्टार्ट हुआ तब। फिर उसमें मेरा एग्जाम जुलाई में भी लास्ट शिफ्ट था। तो वो मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मॉक टेस्ट मुझे थोड़े और ज्यादा देने चाहिए थे कंपेयर टू मैं जो बस रिवीजन किए जा रहा था। और तो और काफी वो जी जो थर्ड अटेम्प्ट था जी मीन्स का, उसके बाद काफी ऐसे चैप्टर्स मिले जिनके बारे में पता चला कि हाँ, इसमें मुझे अब और भी ज्यादा रिवाइज करना होगा, क्योंकि उसका मेरा टच छूट चुका था तब तक।
तो वो फिर मैंने कंटिन्यू किया ये जुलाई अटेम्प्ट के बाद। बट तब 1 महीना ही मेरे हाथ में था, क्योंकि सितंबर तो मैं आधा तो आईसीआर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए फिर देने वाला था, और उसके बाद 2 वीक्स जितना ही टाइम बचा था जेई एडवांस के लिए। तो सितंबर फिर मैंने आईसीआर एप्टीट्यूड टेस्ट को दे दिया। आईसीआर एप्टीट्यूड टेस्ट फिर तब एग्जाम देने के बाद तो मुझे लगा कि हाँ मेरा ये बहुत अच्छा गया है, बट तब समहाउ फिजिक्स में मेरी बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो गई थी, तो उसमें भी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। बट जो मेरा स्कोर आया, ये इसके स्कोर्स आ गए थे जेई एडवांस के पहले, आई मीन आंसर की आ गई थी, तो मैंने स्कोर देख लिया था। और जो एक्सपेक्टेड था कि मुझे आयसर बहरमपुर या आयसर तिरुपति मिल जाएंगे। तो मतलब मेरे पास एक जो कहता है कि हाँ, एक सेफ्टी प्लान मेरा रेडी था कि जेई एडवांस अगर नहीं हो पाया तो ये मैं ज्वाइन कर लूंगा, तो देयर वाज अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर मी एट दैट टाइम। बट एडवांस में परफॉर्म तो करना ही था, क्योंकि आपने 2 साल पूरी मेहनत की है, तो आप एक अपना जो आखिरी एग्जाम बचा है उसको खराब नहीं करना चाहते। फिर मैंने तब सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दिया, और मैंने वो गलतियां अच्छे से देखी जो मैंने आईसीआर एप्टीट्यूड टेस्ट में और जो अपने तीनों जेई मींस के अटेम्प्ट मैंने दिए थे उसमें। हाँ, मैंने फोर्थ अटेम्प्ट नहीं दिया था अपना जेई मेंस का, क्योंकि आईसीआर एप्टीट्यूड टेस्ट पे फोकस करना था तब। तो वो ये जो 4 एग्जाम्स अब तक हो गई, और हाँ एक केवीपीवाई जो जैन में मैंने दी थी 31 जैन को। ये 5 एग्जाम्स, इन 5 एग्जाम्स के पेपर में मैंने अपनी गलतियां अच्छे से एनालाइज की, ये जेई एडवांस के पहले। और रिवीजन तो ऑलमोस्ट हो ही चुका था, तो बस कुछ जो फॉर्मूलाज रिवाइज करने थे और थोड़ी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखनी थी, बस इतना ही बाकी था। और जो एडवांस था मेरा 3 अक्टूबर को, और एग्जाम सेंटर भी मेरा जो आया था वो भी अराउंड 80-90 किलोमीटर घर से दूर था। तो एक दिन पहले मैं अपने रिलेटिव के वहाँ चला गया था, ताकि अगले दिन फिर मेरा ट्रैवल थोड़ा आसान हो जाए। तो आखिरी वो जो 2-3 दिन से 1 अक्टूबर से हो गया, तब मैंने बिल्कुल एक भी बुक टच नहीं की थी, सिर्फ अच्छे से रेस्ट किया था। और तब आता है फिर डी डे, 3 अक्टूबर। तो उस दिन सुबह एक तो रात को समहाउ मुझे अच्छे से नींद नहीं आई थी, जो मेरे साथ मतलब पहली बार हुआ कि किसी अगले दिन एग्जाम हो तो एक दिन पहले अच्छे से नींद नहीं आई, पता नहीं उस दिन क्या हुआ, बट अच्छे से नींद नहीं आई थी। तो पेपर 1 के टाइम मैंने काफी मतलब सिली मिस्टेक्स कर दी फिर केमिस्ट्री में, और मेरा फिजिक्स अच्छा गया, मैथ्स ठीक ठाक गया था। तो पेपर 2 के पहले मुझे पेपर 1 फिर जब खत्म हो गया, उसके बाद पेपर 2 के पहले 2-2.5 घंटे का जो टाइम था, उसमें मैंने कुछ सोचा नहीं, बस ये ध्यान दिया कि पेपर 1 में मेरी केमिस्ट्री में काफी सिली मिस्टेक्स हुई है, जो मतलब तब मुझे लग ही रहा था कि सिली मिस्टेक्स हुई है, जो एट द एंड हुई भी थी। तो मैंने ये सोचा कि अभी पेपर 2 में केमिस्ट्री को अच्छे से टाइम देना है, उसमें एकदम शांति से सॉल्व करना चाहिए मुझे पेपर। और जो पेपर 1 के बारे में मैंने किसी को कुछ बताया नहीं कैसा हुआ। अगर फैमिली में भी कोई अगर पूछ रहा है, मम्मी या पापा ने पूछा कि पेपर कैसा गया, मैंने बस सिंपली जवाब दे दिया ठीक गया, अभी मुझे थोड़ा रेस्ट करने के लिए टाइम दे दीजिए। तो फिर मैंने अच्छे से रेस्ट भी कर लिया, और एग्जाम फिर जब 2:30 बजे से पेपर 2 शुरू होने वाला था, तब मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री से ही स्टार्ट किया, जो मैं यूजुअली करता आ रहा था कि केमिस्ट्री पहले, उसके बाद फिजिक्स और एंड में मैथ्स। तो केमिस्ट्री से स्टार्ट किया। मेरे ध्यान में था कि हाँ ये चैप्टर्स मैंने बहुत अच्छे से पूरे अपने जेई टाइम में प्रिपेयर किए, तो इनके क्वेश्चंस मैं पहले से लगा लूँ। तो वो टैक्टिक मैंने वो फॉलो की, और तब अच्छे से मतलब तब लग रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन सब मेरे हो गए, तो मैंने एक स्कोर एक्सपेक्ट कर लिया था केमिस्ट्री में कि इतना हो जाएगा। और फिजिक्स तो मेरा बहुत अच्छा गया था पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। तो उस हिसाब फिर मैथ्स में पेपर 2 समहाउ ज्यादा मैं अच्छे से नहीं कर पाया। तो बस एट द एंड बस ये एक डर रह गया था मुझे कि केमिस्ट्री और बस फिजिक्स मेरा अच्छा गया था,
तो केमिस्ट्री मैथ्स ओवरऑल ठीक ठाक ही थे, बहुत अच्छे नहीं थे। तो टोटल का एक तो डर था कि उतना अच्छा जाएगा कि नहीं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे नहीं गए थे। और तो और फिर आईसेस का भी रिजल्ट आ जाता है, उसकी काउंसलिंग भी शुरू हो जाती है। मैंने एक्सपेक्ट किया था थर्ड फोर्थ राउंड में जाके मुझे बैरमपुर या तिरुपति मिलेगा, बट समहाउ पहले ही राउंड में मुझे आईसेस तिरुपति मिल गया। कट ऑफ्स काफी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पेपर ही इस हिसाब से किया था। तो सिर्फ मेरा पेपर खराब नहीं हुआ था आईसर का, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो तब मैं थोड़ा और कंफ्यूज हो गया कि मुझे मतलब शुरुआत से जब मैंने जर्नी शुरू की थी तब आईएससी और आईसेल्स के मेरे प्लान्स थे, और एंड में आते आते आईएससी तो कोई होप ही नहीं थी मिलने की। आईसेल्स में मुझे फर्स्ट राउंड में तिरुपति मिल गया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट राउंड आते आते मुझे भोपाल मोहाली या पुणे कोलकाता तो नहीं, बट हाँ भोपाल या मोहाली मिल जाएंगे। बट फिर मैंने जब देखा कि जेई एडवांस के जब रिजल्ट आ गए, तब जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसके हिसाब से मुझे आईआईटी मद्रास मिल रहा था, जो कि मैं कंपेयर करना चाहूँ अगर आईसर मोहाली या भोपाल से, तो उससे मैं काफी बेटर मान रहा था, क्योंकि एक तो ओल्ड आईआईटी है, और तो और अ, उनका एक ओल्ड आईआईटी होने का एक ये फायदा हो गया कि एलुमनाई नेटवर्क काफी स्ट्रांग होगा फिर उनका। तो इसलिए फिर मैंने आईसेल्स का प्लान भी स्किप कर दिया, और मैंने अपनी जौसा की प्रेफरेंसेस डाल दी। जो टॉप 4 प्रेफरेंसेस थी मेरी, वो थी मद्रास फिजिक्स, फिर कानपुर फिजिक्स, उसके बाद रूरकी फिजिक्स, फिर खड़गपुर की फिजिक्स। ये पहली मेरी टॉप 4 प्रेफरेंसेस थी। उसके बाद जो बाकी की प्रेफरेंसेस आ गई। तो हाँ, और जो मॉक राउंड्स हुए फिर उसमें भी तो दोनों में ही पहले आईआईटी कानपुर आया, फर्स्ट राउंड में भी फिर आईआईटी कानपुर आ गया, तो तब मैंने फ्रीज कर लिया। तो इस हिसाब से फिर मेरी जेई जर्नी खत्म हो गई। और जो फर्स्ट सेमेस्टर भी था आईआईटी कानपुर में, वो ऑनलाइन ही गया। सेकंड सेमेस्टर भी काफी हद तक मतलब 2-3 वीक्स ऑनलाइन गए थे, फिर हमें कैंपस बुला लिया, बट क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही थी। तो तब जो एक तो ये हो गया कि आपने बचपन में एक सपना देखा था आईआईटी आने का, वो आपने अचीव कर लिया। आपको नए फ्रेंड्स मिल गए यहाँ हॉस्टल में आके। आप अपनी हॉस्टल लाइफ भी जी रहे हो। आप उस जगह पर हो जिसके बारे में आप पहले से सोच रहे थे, आप हमेशा से सोचे। और तो और आप सबसे अच्छी बात, आपको अपनी ड्रीम ब्रांच मिली जो कि मुझे चाहिए थी। फिर आ, तो सेकेंड सेम इस तरह से मतलब फर्स्ट ईयर तो कैसे खत्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला। एक फर्स्ट सेम तो ऑनलाइन गया था, सेकेंड सेम भी एकदम से हम आए, थोड़ा एंजॉय किया, एक दूसरे को अच्छे से मिले, और फिर मिड सेम्स आ गई, बस ऐसे ही एग्जाम फाइनल एंड सेम्स भी आ गए, सेकेंड सेम भी खत्म हो गया। फिर और हाँ, आईटी में भी अभी लाइफ काफी अच्छी चल रही है। तो आई विश यू बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एग्जाम्स। जेई प्रिपरेशन अच्छे से करना। जो अपने वीक सब्जेक्ट्स हैं, इट वोंट बी लाइक कि एक वीक सब्जेक्ट आपका हमेशा चलता रहेगा। और मतलब दे विल कीप स्विचिंग कि कभी फिजिक्स अच्छा चल रहा है, बाद में फिजिक्स अच्छा नहीं चला, कभी केमिस्ट्री चल रहा है अच्छा, तो केमिस्ट्री भी एक पॉइंट पे अच्छे अच्छे आप स्कोर नहीं कर पा रहे। ये होता रहेगा, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बस ये ध्यान रखा कि आप उसको नेग्लेक्ट ना कर दो टोटली, उसको उस पर अच्छे से ध्यान देना, और इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना। थैंक यू।